नमस्कार दोस्तों। संविदा अधिनियम की चर्चा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज हम सेक्शन 10 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सेक्शन 10 में ये बताया गया है कि कौन-कौन सी करार संविदाएँ होती हैं। कुछ 5 एलिमेंट्स की बात की गई है और ब्रीफ में उनको समझेंगे। पहला सक्षम पक्षकार होता है, दूसरा स्वतंत्र सम्मति होता है, तीसरा विधिपूर्ण उद्देश्य, चौथा विधिपूर्ण प्रतिफल और पाँचवां है अभिव्यक्तता शून्य घोषित ना किए गए हों। अगर ये 5 चीज़ें किसी करार में हैं, तो वो संविदा बन सकता है। अगर ये नहीं है, तो फिर संविदा नहीं बनेगा और वो करार ही रह जाएगा। अब वो करार संविदा बनता है इन्हीं 5 तत्वों पर, यानी सबसे पहला जो तत्व है सक्षम पक्षकार, जिसके बारे में बात की गई है सेक्शन 11 में। अगला अपना सेक्शन भी सेक्शन 11 है जो ये बताता है कि संविदा करने के लिए करार पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। तो सक्षम में 3 बातें बताई गई है, सक्षम पक्षकार की बात की गई है। पहला, वो प्राप्तवय यानी वयस्क होना चाहिए, उसकी एज 18 साल की होनी चाहिए। तीसरा, वो स्वस्थचित्त होना चाहिए। दूसरा, स्वस्थचित्त होना चाहिए। तीसरा, उसको संविदा करने से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो। 3 एलिमेंट होते हैं। सेक्शन 12 में जो स्वस्थचित्त की बात की गई है, जो सेक्शन 11 का दूसरा एलिमेंट था, उसको सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है कि स्वस्थचित्त क्या होता है। संविदा करने के समय जो व्यक्ति संविदा करने की शर्तों को समझने में और अपने हितों के बारे में निर्णय लेने में सक्षम होता है, स्वस्थचित्त कहलाता है। सेक्शन 13 में बात की गई है सम्मति की। सम्मति में बताया गया है कि जब 2 व्यक्ति किसी एक वस्तु में, एक भाव में एकमत होते हैं, तो वहाँ पर वो सम्मति कहलाती है। कॉन्सेंसस एड आइडम इसकी लैटिन मैक्सिम है जो इसको रिलेट करती है। अब यही बात आगे बढ़ जाती है कि सम्मति स्वतंत्र कब होती है, तो हम सेक्शन 14 पे चले जाते हैं, जिसमें 5 एलिमेंट्स को कवर किया गया है कि अगर ऐसा है, ये 5 बातें नहीं है, तो फिर सम्मति स्वतंत्र है, अन्यथा वो स्वतंत्र नहीं है। प्रपीड़न सेक्शन 15, असम्य कसर सेक्शन 16, कपट 17 सेक्शन 17, दुरुपदेशन सेक्शन 18 और मिस्टेक यानी भूल 20, 21 और 22 को कवर करता है। और इन सारे पांचों एलिमेंट्स को अगर सम्मति में कवर किया गया है, सम्मति में कवर किया गया है, अगर हैं सम्मति में, तो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। सेक्शन 19 की बात करते हैं। सेक्शन 19 में इस असम्य कसर को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें हैं, स्वतंत्र सम्मति, भूल वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उनको शून्यकर्णी किया जा सकता है। शून्यकर्णी की कर्णीता की शक्ति प्रदान करता है। और 19A में असम्य कसर के द्वारा प्राप्त की गई सम्मति के करार को शून्य घोषित कराया, शून्यकर्णी कराया जा सकता है। सेक्शन 20 में जब 2 व्यक्ति किसी संविदा की विषय वस्तु के बारे में भूल में होते हैं, तो वहाँ पर वो शून्य होती है। सेक्शन 21 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के डिफरेंस को बताया गया है कि कहाँ पर कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, कहाँ पर मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। इग्नोरेंशियल ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड मैक्सिम बताती है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है और तथ्य की भूल क्षम्य होती है। तो यहाँ पर एक बात ये एक्सप्लेन की गई है कि कहाँ पर कोई भूल तथ्य की होगी और कोई भूल विधि की होगी। जब 2 व्यक्ति किसी ऐसे कानून की समझ रखते हैं जो है ही नहीं और उसके अनुसार वो कोई संविदा कर लेते हैं, तो वहाँ पर उनको विधि की भूल नहीं मानी जाती है, वो तथ्य की भूल मानी जाती है। इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज़ हैं यानी जो मौजूदा कानून है, अगर उनके बारे में कोई भूल करते हैं और कहते हैं हमें ऐसे कानून के बारे में नहीं पता था, तो वहाँ पर विधि की भूल होती है जो क्षमा योग्य नहीं होती। और कोई ऐसा कानून अगर होता ही नहीं है और फिर हम ये भूल करते हैं कि ऐसा कानून है और फिर उसे उसके अकॉर्डिंग कुछ संविदा कर लेते हैं, कोई कार्य कर लेते हैं, तो वहाँ पर वो मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं माना जाता, मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाता है, दैट इज़ एक्सक्यूजेबल। सेक्शन 22 में दोनों में से किसी एक पक्षकार को जानकारी होती है, तो वहाँ पर शून्य नहीं होता है। सेक्शन 23 की बात जहाँ पर करते हैं, तो ये बताया गया है कि विधिपूर्ण उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल, जो कि आपकी सेक्शन 10 का तीसरा और चौथा एलिमेंट है। जहाँ सेक्शन 23 में ये बताया गया है कि कहाँ पर कोई प्रतिफल विधिपूर्ण है या कौन सा उद्देश्य विधिपूर्ण है, इसके बारे में बात की गई है। कुछ एलिमेंट्स बताए गए, उन एलिमेंट्स को हम नोट डाउन करिए। विधि द्वारा निषिद्ध न हो, नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ और नॉट ओवरराइडिंग द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। फ्रॉड या जो इंजरी न की जाए किसी व्यक्ति को और वो न्यायालय की नज़र में लोकनीति के विरुद्ध ना हो। तो अगर ऐसी सारी बातें नहीं हैं किसी करार में, किसी संविदा में, तो वो विधिपूर्ण उद्देश्य हो सकता है, विधिपूर्ण प्रतिफल हो सकता है। इसका एक उदाहरण हम समझ लेते हैं
कि कोई व्यक्ति किसी मकान को किराए पर लेता है और वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन या अवैध हथियारों का कारोबार या ड्रग्स का कारोबार या कोई ऐसा कारोबार जो विधि द्वारा निषिद्ध है करने का करार करता है, तो अगर वहाँ पर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होता है, तो वो नहीं माना जाएगा, इन्फोर्सबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे जो व्यापार हैं, ये सारे धंधे हैं, विधि द्वारा निषिद्ध किए गए हैं और इसलिए विधिपूर्ण नहीं है। न तो इनका उद्देश्य विधिपूर्ण है और न इनका प्रतिफल विधिपूर्ण है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसका जो आधा भाग रह गया है कि अभिव्यक्तता शून्य घोषित ना किए गए हों, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए गुड नाइट।